मैं उफ़ा खैरुल सब्ज़ी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कश्मीर के हवाले से और कश्मीर में होने वाली पिछले कुछ हफ्तों से जो एक टारगेट किलिंग हो रही है और आम जो सिविलियंस हैं जिसमें पंडित्स भी शामिल हैं और भी बहुत सारे लोग उनकी किलिंग हुई है। वजूहात क्या है? इसके पीछे ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये वाक़यात दोबारा शुरू हुए? अगर हम देख लें पिछले 1 डेढ़ साल से या 2 साल से या 3 साल से तो ये कम हुई, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत कमी देखने को मिली। लेकिन अब दोबारा से हम मीडिया में जब इंडियन मीडिया देखते हैं या फिर पाकिस्तानी मीडिया में भी चीज़ें ये रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन इंडियन मीडिया से हमें काफ़ी खबरें इस हवाले से मिलती हैं। वजूहात क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, कंट्रोल कैसे हो सकता है? इस पे बात करेंगे और आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल एशवानी कुमार सिवाच साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। मेहरबानी फ़खर। जनरल साहब, क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद ये मसला या प्रॉब्लम जो है, इश्यू दोबारा सर उठाने लगा है और ये चीज़ दोबारा देखने को हमें मिल रही है? हाँ, बिल्कुल। देखो फ़खर, ऐसा हुआ कि जब से आर्टिकल 370 और 35 ए को एब्रोगेट किया है, तो सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल की तरफ आ रही थी। 5 अगस्त 2019 में किया था और स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, पंचायत के इलेक्शन हुए और ग्रास रूट लेवल पे हुँ, डेमोक्रेसी थी और एक प्रकार अमन का माहौल था और इन्वेस्टमेंट काफ़ी आने लगी थी। ओके। अभी आपको पता, सऊदी अरेबिया, यूएई भी $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है और ऐसे में हो क्या रहा था कि जो आतंकवाद था जी, वो भी काफी कम हो गया था। जिस प्रकार से करीब 500 से 600 किसी समय आतंकवादी होते थे, अब वो घट के कोई 100 150 रह गए, जी, जिसके अंदर 65-70% फॉरेन टेररिस्ट है। जी, तो ऐसा लगता था कि अगले 1 डेढ़ साल के अंदर आतंकवाद का सफाया हो जाएगा और हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा और एचएम के लीडरशिप भी खत्म हो गई थी। रेडिकलाइजेशन भी हमारे जो साउदर्न कश्मीर में कमी आई थी, मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हुई थी, थोड़ी सी जी, कमी आई थी। तो ये एक बड़ा माहौल जो था, बड़ा इंपॉर्टेंट माहौल, अच्छा माहौल लग रहा था। टूरिज्म भी रिकॉर्ड टाइम का हुआ इस साल और कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, मेट्रो, हुँ, ये सब काम चल रहे थे और ऐसा लगता था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अमन और शांति की तरफ जा रहा है। जी, और अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म हुआ है। अभी असेंबली के इलेक्शन होंगे 3-4 महीने में और फिर इसको पूरा स्टेटहुड भी मिलना था जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि अभी वो यूनियन टेरिटरी। तो ये ऐसा लगता था कि हर चीज बिल्कुल ठीक जा रही है। तो मगर ये जो चीज है वो अब थोड़ा सा बदलाव उसमें इसलिए आया है। स्पेशली ऐसा लगता है जो इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की करें कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जी, उसने देखा कि भाई अभी तो अमन शांति आ गई, तो उनका तो कोई भी वहां पर वजूद नहीं रहेगा। तो उन्होंने एक रेड वेव ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर एक टारगेट किलिंग, इसका मतलब ऐसे जवानों को जो कि यूथ है, जो कि थोड़ा सा रेडिकलाइज है, जो कि एक सोसाइटी का हिस्सा है, उसको एक वेपन दे आप, पिस्टल और साइलेंसर के साथ, वो उसको बताएं कि किसकी किलिंग करनी है, वो जाके टारगेट किलिंग करता है। चाहे जी, वो कश्मीरी पंडित हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, नॉन लोकल वर्कर्स हैं, या कश्मीरी में जो मुस्लिम भी हैं, जो निहत्थे आदमी, उनको टारगेट किया जाता है और उसके बाद वो जाके सोसाइटी में मिल जाते हैं। तो जी, उनको पकड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। जी, और ये जो वेपन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं पाकिस्तान से, ये ड्रोन की मदद से आईबी सेक्टर में, चाहे वो पंजाब या जम्मू से आते हैं, क्योंकि काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड तो बहुत पुख्ता है। तो ऐसे में ये कार्रवाई चल रही है। मैं मानता हूं इससे एक माहौल आ गया डर का। और जो कश्मीरी पंडित, जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रिहेबिलिटेशन पैकेज था, उसके तहत कोई 5 से 6 हजार कश्मीर घाटी में उनको जॉब मिली थी और उनको ट्रांजिट कैंप में रखा जा रहा था, प्रोटेक्शन थी, वो भी अभी करीब करीब मई के महीने में 9 के करीब किलिंग हुई है। तो हुँ, एक डर का माहौल तो पैदा हुआ है, मैं इससे मानता हूं। और इसी के कारण वो लोग अभी प्लान भी कर रहे थे, वहां से जाने की कोशिश भी कर रहे थे, कश्मीर घाटी से जी, जम्मू की तरफ। मगर मुझे लगता है ये एक टेम्परेरी फेज है। इसको जो है
हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ध्यान दे रही है। जब मैं आगे बात करेंगे फिर मैं बताऊंगा कि क्या एक्शन ले रही है। फकत अच्छा सर, एक तो ये चीज़ कि एक ये बात, बेशक हम पाकिस्तानी तो हम करते हैं, हमारा मीडिया भी करता है, हमारा फ़ॉरेन ऑफ़िस भी करता है और हमारी हुकूमत भी करती है कि कितनी बड़ी फ़ौज लगाई हुई है सर। पॉपुलेशन है ग़ालिबन 110 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन बनती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बावजूद सर इस तरह की चीज़ करना, आप अपने फ़ौज की वीकनेस कहेंगे या पाकिस्तान अगर आईएसआई करती है तो उसको स्ट्रेंथन कहेंगे? क्योंकि हम तो अपने मसाइल में इतने उलझे हुए हैं, उसमें ये सारी चीज़ें करना, इंटरनेशनल प्रेशर है, फैटअप है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हमारे अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे एक जंग है, वो ख़त्म नहीं हुई, टीटीपी लड़ रही है, बीएलए लड़ रही है। इतने में सर ये कैसे मैनेज होता है? मुझे ये, मतलब ये मैं आपको सीरियसली दिल की बात कर रहा हूँ, मेरी समझ से ये बाहर है ये चीज़। देखो बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ फ़खर, एक तो जो फ़ौज हमारी है, वो ज़्यादातर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है जी, पाकिस्तान के साथ और अभी हमारा सीज़ फायर है पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, और बिल्कुल। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ टेंशन कम है, अभी भी करीब-करीब 7 से 8 हज़ार लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जी, जो हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में बैठे हैं और ये लोग सब तालिबान के अंदर के साथ कंधे से कंधा मिला के अमेरिकन और अफ़गान फ़ोर्सेस से लड़ रहे थे। ये इसमें कोई छुपाव नहीं है, ये सबको जी, पता है, मगर वो आ नहीं पा रहे। अब आप जो कह रहे हैं कि भाई आईएसआई क्यों कराएगी क्योंकि वो तो अपने उसमें सच्चाई ये है कि आईएसआई अपना वजूद आर्मी पाकिस्तान की वजूद वो ओवर मिलिटराइज़ आर्मी है। जी, वो कैसे? आप देखो कि अगर भारत और पाकिस्तान की तुलना की जाए तो भारत जो है 8 गुना पॉपुलेशन में ज़्यादा है, 50 गुना इकोनॉमी में ज़्यादा है और उसके बाद जो एरिया है वो 7 गुना ज़्यादा है। जी, मगर पाकिस्तान की आर्मी जो है भारत की आर्मी से 70% है। तो एक इतना छोटा देश इतनी बड़ी फ़ौज रख रहा है, तो हुँ, वो फ़ौज का वजूद भी होना चाहिए। उन्होंने एक आर्टिफ़िशियल जो थ्रेट क्रिएट की हुई है कि भई भारत कुछ कर देगा और भारत हमला कर देगा। इसलिए इसको थ्रेट क्रिएट करके पाकिस्तान की आर्मी ने एक अपना वजूद बना रखा है और जी, वो जो कहते हैं ना एक इकोनॉमी भी पैरेलल चला रहे हैं जिस प्रकार से फौजी फाउंडेशन का बजट है 60 बिलियन डॉलर जो जी, बैंक से लेके रियल एस्टेट टूथपेस्ट लेके सीमेंट बनाता है और जी, अगर अभी आपका बजट देखें जो अनाउंस हुआ है 8% इसमें इंक्रीज है जी, डिफेंस का तो मैं ये कहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम बहुत है और मैं कहता हूं सच्चाई है पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वो कश्मीर का अगर के साथ ऑब्सेस्ड हैं, अगर वो ये रेड वेव जैसा ऑपरेशन करते रहेंगे, वो खुद टूट जाएँगे। आज जी, उनकी हालात बहुत खराब है, आपको पता है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, इकोनॉमिकली बिल्कुल टूटने के कगार पे है, 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है, 4 बिलियन डॉलर चाहिए हर साल कर्जे का इंटरेस्ट देने के लिए। जी, जी, उसके बाद आपका जो पाकिस्तान रुपी है वो 40% गिर गया है लास्ट एक साल के अंदर इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है जी, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो है और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं देखो इकोनॉमी जो जिस तरीके से पाकिस्तान की आज इकोनॉमी है आईएमएफ लोन देने को तैयार नहीं है वो हुँ, कहता है सब्सिडीज कम करें आप फ्यूल और बिल्कुल, गैस पे जो आप कर रहे हैं इतना आसान नहीं है मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आज जो श्रीलंका की हालत है अगले एक महीने में वो पाकिस्तान की भी हालत हो सकती है क्योंकि उस तरफ जा रहा है और ऐसे में अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं भारत के लिए हुँ, आईएसआई आप उसको मना कर सकते हैं मगर ये एक पुख्ता सबूत है भारत के पास आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो ये रेड वेव ऑपरेशन चला रही है जिसके अंदर टारगेट किलिंग वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए जम्मू कश्मीर में नहीं तो वो अपने लोगों को कैसे बताएंगे कैसे वो क्रिएट करेंगे आर्टिफिशियल एक थ्रेट इंडिया से तो मुझे लगता है ये बात समझनी चाहिए देखो दोनों देशों के फायदे में है अगर शांति होती है अगर शांति नहीं होगी तो भारत तो सहन कर लेगा मगर पाकिस्तान जिस हालात में आज है हुँ, उस हालात से निकल नहीं पाएगा ये मुझे लगता है ये होने वाला अब आप कहेंगे कि भारत कुछ नहीं कर रहा है क्या भारत करेगा फिर क्योंकि सच्चाई ये है जब आप कश्मीर घाटी में एक हुँ, ये इस प्रकार की प्रॉब्लम डालेंगे और मैं दो कश्मीरों का अगर एक प्रकार से कंपैरिजन करूं
जी, जो भारत के पास जम्मू कश्मीर और जो पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर। आप देखें वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पर लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन है, वहां पर बिजली पानी सड़क की प्रॉब्लम है, वहां जी, पर जो नीलम नदी मेन नदी थी उसको मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली में लोगों को पेंशन नहीं मिली, पे नहीं मिली। तो सच्चाई ये भी है कि आज वहां से आवाज उठ रही है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। मैं यही कहूंगा कि सच्चाई ये है कि अगर कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम करोगे, रेड वेव जैसा ऑपरेशन करने की कोशिश करी आईएसआई, उससे भारत तो निपट लेगा, मगर जो सिचुएशन आज पाकिस्तान के साथ पैदा हो रही है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मुश्किल बनने अच्छा सर, वाला है। एक एक चीज़ और है, मतलब पहले AK-47 भी आता था, AK-47 के ज़रिए लड़ा जाता था। तो अगर पाकिस्तान सर कर रहा है, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि आईएसआई कर रहे हैं, बैकअप है या किसी की भी बैकअप है, पाकिस्तान से बैकअप, ये वाली बात। तो सर कोई मतलब बड़ी चीज़ करेगा ना, पहले जिस तरीके से करता था कि आपकी फ़ौज को जो नुकसान पहुँचाया जाता था, वो चीज़ करे बजाए इसके कि वो मतलब जिसे कहते हैं कि टारगेट किलिंग और इस तरह की चीज़ें। और सेकंडली सर वहाँ पे लोग, अगर वहाँ के लोग हैं वो तो आपके ही लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके पास कार्ड हिंदुस्तान का है, पासपोर्ट हिंदुस्तान का है। अगर वो आज भी ये चीज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं कि ये मतलब पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान के पास, मैंने आपको कहा ना कि इस वक़्त हमारे पास खाने को दाने नहीं हैं। तो फिर वहाँ लोगों को पैसा देना और ये सपोर्ट करना, ये आसान काम तो नहीं है ना। मतलब इतनी बड़ी फौज को हम वैसे भी अगर रख रहे हैं, तो हमें मशरकी बॉर्डर, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, हम उसको संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ पे हम अगर इस तरह की चीजें करते, ये कैसे मुमकिन सर? कैसे मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि एज ए क्रिटिक मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि कैसे ये सारी चीजें मुमकिन हो रही है? हाँ, बिल्कुल। फ़कत देखो आपने 3-4 क्वेश्चन रेज़ किए हैं, मैं वन बाय वन जी उनका आंसर प्लीज प्लीज करता सर हूँ। प्लीज। हाँ, देखो पहले आपने बोला कि वो एक छोटा पिस्टल लेके टारगेट किलिंग कर रहे हैं, वो जी, फ़ौज की तरफ क्यों नहीं जाए? देखो सच्चाई ये है कि आज जो टेररिस्ट बचे हुए हैं, वो करीब कोई सवा सौ हैं। उनकी ताकत, काबिलियत और क्षमता नहीं है कि वो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के ऊपर अटैक करें, क्योंकि ओके, उनको पता है अगर वो अटैक करेंगे तो मारे जाएँगे। ओके, अब वो टारगेट किलिंग इसलिए करते हैं, एक तो वो उस यूथ को सिलेक्ट करते हैं जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, जो थोड़ा बहुत रेडिकलाइज है और उसको हथियार दिया जाता है और पिस्टल वगैरह लाना बड़ा आसान है, ओके, पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं और उससे उनको दिया जाता है, वो टारगेट किलिंग करके फिर समाज के अंदर सोसाइटी में मिल जाते हैं तो उनको पकड़ना मुश्किल। मैं ये कहता हूँ ये जब होता है तो एकदम इसका इम्पैक्ट है, पर धीरे धीरे इसको हम काबू कर लेंगे। तो सच्चाई ये है कि टारगेट किलिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करें। वो निहत्थे और अनसस्पेक्टिंग सिविलियन कश्मीरी पंडित, नॉन लोकल माइग्रेंट वर्कर को जी, कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है। हाँ, बिल्कुल कमी तो होगी। वो मुझे लगता है कि जो एक अफवाहें फैली है कि भाई आर्टिकल जो आईएसआई ने फैलाने की कोशिश की है कि ये आर्टिकल 370 और 35 के एब्रोगेट होने के बाद यहाँ पर नॉन लोकल माइग्रेंट लोग बस जाएंगे, जमीन लेंगे, आपकी जमीन खत्म हो जाएगी और कश्मीरी पंडित जिनकी जमीन ले ली गई थी, जिसको बेच दिया गया था, वो वापस मिलेगी उनको, कश्मीरी पंडित वापस आएंगे। तो ओके, ये जो चीज है इससे भी वो रिएक्ट करते हैं। हो सकता है इससे भी थोड़ा फर्क पड़ा है, जो मुझे विश्वास नहीं, यासीन मलिक को जो अभी उम्र कैद मिली है उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें होने के बाद सबको पता है कि वो टेररिस्ट था, एक क्रिमिनल था, उसने 4 एयरफोर्स के पर्सनल को मारा है। तो वो मुझे लगता है 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह है। एक तो आईएसआई ने जो अफवाहें फैलाई है कि भाई वहां से माइग्रेंट वर्कर्स और बाकी नॉन लोकल आके बस जाएंगे, आपकी जमीन और आपकी जॉब खतरे में है। और दूसरा, कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाया जा रहा है, जो जमीन दूसरे लोगों ने ले ली है अब उसको देनी पड़ेगी। तो ये एक माहौल ऐसा पैदा किया गया है और ये हाइब्रिड किलिंग है जो कि एक प्रकार का नया हथियार है, ये नया टैक्टिस है, ये भारत में नहीं बाकी जगह भी चलेगी। ओके, तो ये एक प्रकार चली है क्योंकि ये जो है इतनी देर सक्सेसफुल नहीं होगी और ये आने वाले टाइम में भारत की गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान दे रही है, इसके ठीक है, ऊपर एक्शन लेगी। जी, और अभी अगर पूछे तो ये बैकफुट पे हैं वाकई। कश्मीरी पंडित जो हैं वो जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक माहौल पैदा हो जाएगा आने वाले टाइम में
कि वो वहीं रहेंगे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। जो अगली बात आप बता रहे थे कि भाई जो पाकिस्तान है, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की आईएसआई बिल्कुल इन्वॉल्व है। ये एक रेड वेव ऑपरेशन है जिसके अंदर ये टारगेट किलिंग बताई जा रही है, कैसे करनी है। इनका मेन एम है ये दिखाना कि भारत के कश्मीर में भी अभी भी प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर उनका वजूद ही नहीं है आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई हाँ। का। अच्छा, या सर आखिरी एक सवाल, वो एक तो ये है कि वहाँ पे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिर्फ 150 लोग हैं या फिर लोग इस चीज़ को अब सपोर्ट नहीं करते। सर मतलब कहीं न कहीं तो ऐसा होता है जिस तरह बहुत सारे केसेज़ हमने देखे और वो आपकी हिंदुस्तान की मीडिया ने भी उठाए कि वहाँ पे वो गलत आम लोग, सिविलियन जो थे, वो गलत ऑपरेशंस की वजह से मारे गए। सर ये भी तो रिएक्शन हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है क्योंकि किसी जगह पे ये मुझे इतना जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कश्मीर में आप लोगों ने डेवलपमेंट भी की है, इसमें कोई शक नहीं है सर, रेलवे ट्रैक्स आपने बनाई है वहाँ पे अच्छी हाईवेज़ अवेलेबल है, अच्छे इंटरनेट सर्विसेज़ अवेलेबल है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो सर ऐसी जगह पे मतलब इस तरह का काम करना आसान नहीं होता। ये जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती सर वहाँ पे ईज़ी होता है ये कुछ। अब अफ़गानिस्तान की बात कर लें, हमारे फाटा की बात कर लें, हमारे बलूचिस्तान की बात कर लें, वहाँ पे ईज़ी क्यों है? सर वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है अवाम के पास। वो कहते हैं यार मेरे पास अगर नहीं है, इस्लामाबाद में रहने वाले के पास ये सारी चीज़ें हैं, मेरे पास नहीं है, तो लाज़मी-सी बात है उसका माइंड उस तरफ ज़्यादा जाएगा बजाए इसके कि मैं कहूँ नहीं जी वो क्यों ऐसा कर रहा है। हाँ, लेकिन सर आपके उस तरफ तो मतलब ये सारा कुछ है, इसमें कोई शक नहीं सर, ये पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोग इस बात को मानते हैं कि आप लोगों ने ज़्यादा डेवलपमेंट की है वहाँ पर। हमने नहीं की उस तरीके से, हमने ना उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ना कोई और फैसिलिटीज़ उस तरीके से नहीं दे सके, है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जो आपके यहाँ है। फिर उन लोगों को सर वरगलाना या उनको मतलब जो भी आप कहें कि अपने लिए इस्तेमाल करना, ये मुश्किल काम नहीं है सर, काफ़ी मुश्किल मतलब टारगेट नहीं है। देखो, बिल्कुल बात ठीक है। इसमें कोई शक नहीं, 90% के करीब जो पॉपुलेशन अवाम है, जी, वो शांति चाहता है, अमन चाहता है ओके। और वो देख रहा है बदलाव। मगर जो 10 से 1% हैं जो रेडिकलाइज़ कर दिए जाते हैं, जी, जी। आईएसआई ने किया है और उनको गलतफ़हमी से ये मैंने 3-4 पॉइंट बताए थे कि एक प्रकार से अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि लोग आके प्लेन से आपकी ज़मीन, आपकी जॉब ले लेंगे, कश्मीरी पंडित आ जाएँगे। तो ये एक अफ़वाहें हैं जिसका इम्पैक्ट हुआ है। और जिसको अभी भारत की गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान दे रही है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि देखो जो टेररिज्म होता है उसकी रूट पार में, अगर इसका जो अंदर ही टेररिज्म की रूट होती तो अब तक ये शांति पूरी तरीके हो जाती, क्योंकि लोग वहां पर शांति चाहते हैं। मगर पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो पैसा बेचती है, कुछ रेडिकल कर दिए। मैं ये नहीं कहूंगा रेडिकलाइजेशन यूथ का बिल्कुल खत्म हो गया है, अगर खत्म होता तो फिर प्रॉब्लम दूर जाती है, ओके। मगर कम है और उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर ये सच्चाई है कि जो जम्मू एंड कश्मीर भारत की एक स्टेट है, आने वाले समय में दूसरी या तीसरी स्टेट बन जाएगी। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है वहां पर काम करने का। जी, मैं जी। 20 से 22 साल रहा हूं और मैं ये कहता हूं वहां पर आप मैं आपको एक प्रकार से इनविटेशन देता हूं कि आप कभी जाएं जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर घाटी में। जी, जी। आप कहेंगे भाई पैराडाइज है, उसकी वजह बताता हूं। वहां पर कोई आपको गरीब आदमी नहीं मिलेगा, आपको ओके। कोई बैगर नहीं मिलेगा। इस टाइम रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है, 10 से 12 लाख अमरनाथ यात्रा में आएंगे। आप बिल्कुल। कहो कि उन पे क्यों नहीं हमला होता? उस पे इसलिए नहीं हमला होता क्योंकि वो इंपैक्ट करेगा इनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल हुँ। जो इन्वेस्टमेंट को, बिज़नेस क्योंकि को। वो खाना पीना और जो वहां पर लोग कमाते हैं वो सब टूरिज्म और हुँ। अमरनाथ यात्रा से ही है। तो उस पर क्यों नहीं हो? अगर प्रॉब्लम है तो उस पर क्यों नहीं है? वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। और भारत की फौज का और सिक्योरिटी फोर्सेस का वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन राइट ट्रैक रिकॉर्ड। और मैं एक कुछ 2 साल के लिए जब करीब करीब 2001 से 4 तक जी। बल्कि 98 99 में वहां पर ह्यूमन राइट्स को देख रहा था। मैं ये कहता हूं कि ह्यूमन राइट्स में अगर हमारे से कोई भी ऑपरेशन में ह्यूमन राइट होता है तो बहुत सख्ती से एक्शन लिया जाता है, किसी को नहीं बख्शा जाता। ओके। और मेरे पास जो मैंने फौज कमांड भी की है यूनिट, उसमें भी हमारे पास 25 से 30% जो जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम थे। हम वी लोकल्स आर बिल्कुल। प्राउड ऑफ दैट, यस। क्योंकि हम स्टेट फोर्सेज है। मेरा मतलब यह है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का।
अगर कोई ह्यूमन राइट्स होती है तो भारत की जो फौज है उसके अंदर मैकेनिज्म है, हुँ, उसके ऊपर सीरियस एक्शन लिया जाता है, ये सच्चाई है। तीसरा बिल्कुल। मैं ये कहूँगा आपको इनवाइट करूँगा आप जम्मू एंड कश्मीर में खुद आएँ और देखें। मैं सच्चाई है कि अमन और शांति है और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जैसे मैंने बताया रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ। तो टूरिस्ट तो घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं टच कर रहे आप? क्योंकि वो वहाँ इम्पैक्ट नहीं करेंगे, वो आके बिज़नेस आपका उससे वो हाँ, है, उनसे लिंक है। पैसा कमाया जा रहा है। अभी बिल्कुल। अमरनाथ यात्रा है, 12 लाख के करीब लोग आएँगे। 2 रूट है हमारे पास बाल्टार और पहलगाम, उसमें भी नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक जो टेम्परेरी सेटबैक है, जो टारगेट किलिंग है, मगर भारत की गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले रही है और ओके। मुझे लगता है कि ये जो टारगेट किलिंग, ओवरग्राउंड वर्कर और जो स्लीपर सेल और जो रेडिकलाइज्ड यूथ है, उन पे जी, जल्दी से जल्दी एक्शन होगा। पर ऑलराइट। बाकी जो मेन अवाम है, वो अमन चाहता है, शांति चाहता है, वो ग्रो करना चाहता है और उनको लग रहा है। नो दूसरी बात, वो किस डाउट। तरफ देखेंगे? वो देखेंगे पाकिस्तान की तरफ। सबको आज की तारीख में मीडिया है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ, उनको पता है कि क्या हालात है वहाँ पर। लोग पाकिस्तान के खुद बता रहे हैं कि क्या हालात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे अंदर जो छोटा-मोटा ये अभी टारगेट किलिंग हो रही है, ये मैं कहता हूँ इनिशियली थोड़ा सेटबैक है। ये ओके। मई के महीने में 9-10 हुए, मगर भारत की गवर्नमेंट, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ा सूटेबल एक्शन ले रही फाइन, है और ओके सर। आने वाले समय में ये बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल होगी राइट, राइट। और आपको इलेक्शन होंगे, डिलिमिटेशन की प्रोसेस खत्म हो गया है, उसके अंदर इलेक्शन होंगे, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आ रहा है, नया यूथ आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन में हुआ और उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा और मुझे लगता है इंशाअल्लाह कि आने वाले 3-4 साल में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट भारत की एक नंबर 1 या नंबर 2 या 3 स्टेट में ओके, आएगी। ओके सर, बिल्कुल सही है। असल मसला यही है कि मेरे ख़्याल वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग और निहत्थे लोगों को मारना, अगर वो कोई भी करता है कहीं पे भी करता है, तो मेरे ख़्याल में ये नॉट एक्सेप्टेबल है कि एक आम आदमी, वो कश्मीरी पंडित है, वो हिंदुस्तान का आया हुआ, किसी भी शहर से आया हुआ कश्मीर आ रहा है शख़्स है, वहाँ पे बिज़नेस करता है, पढ़ता है या कोई और जॉब करता है। किसी को मेरे ख़्याल में ये हक नहीं है कि इस तरह किसी आम इंसान को टारगेट करे और ना होना चाहिए और तरक्की होती है तो यकीनन उससे बदलाव आता है और वो बदलाव यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है कश्मीर के अंदर। लोग इसको, उस चीज़ को पाकिस्तान में भी फ़ील करते हैं और यही हम कहेंगे कि वहाँ के लोग और बाकी जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, आपस में उनकी अच्छी सेटलमेंट हो जाए। मेरे ख़्याल में हमें तकलीफ़ उसकी नहीं होनी चाहिए बल्कि खुशी होनी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल एक दिल से बता रहा हूँ ये बात, ऐसा बहुत कुछ अच्छा, भी नहीं। बहुत और इसको एंड होना चाहिए दोनों अतराफ से, अगर उधर से या इधर से हमारे लोग करते हैं। तो बस एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया, 75 ईयर्स हो गए दोनों कंट्रीज़ को बने हुए। और मैं आगे तरक्की की इत्तेफ़ाक तरफ जाना चाहिए, ना कि एक-दूसरे की टाँगें काटने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, दोनों का नुकसान होगा उससे। तो ये मेरे ख़्याल में एक मैसेज था। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। फिर किसी और शो में आपसे फिर मुलाकात होती है। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मेहरबानी फ़खर। थैंक यू सर।